आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का 8 चैप्टर। सबसे पहला इसका आता है एक्सेस डिमांड। क्या आता है? नाम से ही पता चला, एक्सेस का मतलब ज़्यादा डिमांड, मगर किससे ज़्यादा? एग्रीगेट सप्लाई से। किससे? वापिस समझना, जब आपके देश की टोटल डिमांड, जिसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, क्या उसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है जब आपके देश के सारे लोग जो काम कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज जो भी काम आ सकते हैं, आपने सबको यूज़ ले लिया है, एक एक जना काम कर रहा है, जो भी काम कर सकता है, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या? जब जो भी काम करने लायक है उस सबको काम मिल रहा है, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हो क्या रहा है, अपने देश में सारे लोग जो काम करने लायक है काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने देश की जो एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। बनाकर जो अपन दे रहे हैं वो कम आ रहा है और जो मांग रहे हैं लोग वो ज़्यादा आ रहा है। उस सिचुएशन को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन? एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तीन चीज़ें हैं, डिमांड है कम, सॉरी डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, मगर वो भी कहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। कहाँ? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लिखना जरूरी है। ठीक है ना, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होगा ना तो जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, अपन लोगों को काम पर लेकर और अपन सप्लाई बढ़ा देंगे। मगर अभी क्या है, ऑलरेडी लोग सब काम कर रहे हैं तो अपन सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। डिमांड बढ़ रही है मगर सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर है ना? अब इस एक्सेस डिमांड से आता है क्या है? एम्प्लाइज क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप आता है। क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? पहले तो इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फ्लेशनरी गैप नाम आ रहा है तो इट इज अ गैप। क्या? इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहां पर एडी और एएस बराबर हो जाते हैं उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या? जहां पर हर आदमी को काम मिल रहा हो, तो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां पर जो एम और एन का डिफरेंस है वो इन्फ्लेशनरी गैप है। क्या है? अपन यहां तक ये लोगों की अपनी सप्लाई है, अपन यहां तक सप्लाई कर पा रहे हैं। मानो फॉर एग्जांपल 100 यूनिट सप्लाई कर पा रहे हैं। कितनी कर पा रहे हैं? और इस 100 यूनिट्स को सप्लाई करने में अपने सारे रिसोर्सेज यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद भी डिमांड ज्यादा है। डिमांड 150 यूनिट की, कितने की है? तो 150 लोग मांग रहे हैं, अपन कितनी दे पा रहे हैं? 100। तो ये जो 50 का डिफरेंस चल रहा है, मांगने वाले 150, अपन दे सकते हैं सिर्फ 100 यूनिट्स। तो ये 50 का गैप है, वो इन्फ्लेशनरी गैप है। इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या है इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन? इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या है? अगर यहां पे बोले इन्फ्लेशनरी गैप क्या है तो एम और एन का डिफरेंस। क्या है? अगला आता है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या आता है? कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड। अब डिमांड ज्यादा क्यों है? तो सिंपल सी बात है, डिमांड किससे मिलकर बनती है? वो चीजें बढ़ गई सारी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का अपने कंपोनेंट पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स थे। क्या थे? अपने देश की डिमांड जो बनती है चार चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना? अगर ये चार चीजें बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस रूम में जो टोटल डिमांड आती है वो तुम 10 जनों से आती है। अगर हर एक जने की डिमांड बढ़ जाएगी तो मेरी भी टोटल डिमांड बढ़ जाएगी ना। तुम लोग में से रोज एक एक यूनिट मांगते हो तो मेरा टोटल है ना डिमांड कितनी है? 10 यूनिट की। कितनी है? अब तुम सबने 2-2 यूनिट मांगने स्टार्ट कर दी तो ऑटोमेटिकली मेरी 10 की जगह कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी ना। वैसे ही अपनी एग्रीगेट डिमांड किससे बनती है? एग्रीगेट डिमांड बनती है चार चीजों से मिलकर। किससे मिलकर बनती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर ये चार चीज जो इसकी कंपोनेंट है जिससे मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनती है, अगर वही चीज बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो पहला कारण अपन पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या पढ़ रहे हैं? आपके जो डिमांड के एक्सेस एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट थे उनके आगे आपको लिखना है इंक्रीज। क्या लिखना है? पहला इंक्रीज इन सी। सी का मतलब क्या होता है? तुमको पता है क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हाउस होल्ड के खर्चे बढ़ जाए देश में तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा आई इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना? अगर वो बढ़ जाए इंक्रीज इन। तीसरा होता है जी इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट है इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। क्या है? तो वापस समझना अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के क्या कारण होते हैं? क्यों हमारे देश में जितनी हमारी सप्लाई हो रही है उससे डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है? सिंपल सी बात है, जिन चीजों से मिलकर डिमांड बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड बनी है, उनके कारणों को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, वही कारण होंगे। तो पहला इंक्रीज इन सी यानी इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, इंक्रीज इन आई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट
डिमांड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट। ये तो हो गए 4 कारण जो अपन ने पढ़े थे। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है उसी के आगे इंक्रीज लिख दो, क्या लिख दो? 2 कारण और है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या अपने देश में डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास मनी ज्यादा हो, हर किसी के पास मनी की सप्लाई हुई भी हो। और मनी सप्लाई कब होती है? जब अपन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नोट छापना। क्या होता है? अगर आप एक्स्ट्रा नोट, नए नोट छापते हो, ज्यादा नोट छपेंगे, देश में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, हर किसी के पास मनी पहुंचेगी, हर किसी के पास मनी पहुंचेगी तो हर कोई ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा खर्च करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? तो अगला है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। और लास्ट है इंक्रीज इन नेट डिस्पोजेबल इनकम। क्या? इंक्रीज इन नेट डिस्पोजेबल इनकम। नेट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे घटाने के बाद, सारे टैक्स घटाने के बाद जो आपकी इनकम बचती है, जिसको आप खर्च कर सकते हो। डिस्पोजल का मतलब होता है खर्च करना। जो अब फाइनली जो अपन को पता है भाई खर्चे घट गए, टैक्स घट गया, अब जो बची है वो अपन डिस्पोज कर सकते हैं इनकम। क्या कर सकते हैं? वो अगर नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए लोगों की, सारे खर्चे घटा दिए, सारे टैक्स घटा दिए, उसके बाद भी इनकम पहले से ज्यादा है, उसको कहते हैं इंक्रीज इन नेट डिस्पोजेबल इनकम। कब बढ़ती है नेट डिस्पोजेबल इनकम? जब टैक्स रेट कम हो जाती है। क्या आती है? पहले 1 लाख पर समझो 30,000 टैक्स लग रहा था। कितना लग रहा था? तो अपन के पास कितने बचे थे? 17,000। अब 1,50,000 टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है? अब आपकी इनकम कितनी बचेगी? 90,000। तो पहले 17,000 बचे थे, अब 90 बच रहे हैं, आप 90 को खर्च करोगे। तो ये कारण है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। किसके? एक्सेस डिमांड। डिमांड कब बढ़ जाती है? वापिस पहला एग्रीगेट डिमांड के जो 4 कंपोनेंट है उनके आगे इंक्रीज लगा दो। क्या लगा दो? इंक्रीज इन सी, इंक्रीज इन आई, इंक्रीज इन जी, इंक्रीज इन एक्स एंड माइनस एम। इसका मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका इन्वेस्टमेंट डिमांड, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका नेट एक्सपोर्ट। इन सब में बढ़ जाएगा। अगर ये सब बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके बाद 2 चीजें और, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कब बढ़ती है? जब डेफिशिएंट फाइनेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं? यानी नोट ज्यादा छापते हैं। और लास्ट है इंक्रीज इन नेट डिस्पोजेबल इनकम। क्या? वो कब बढ़ती है? जब टैक्स रेट कम हो जाती है। क्या आती है? टैक्स रेट कम हो जाती है। ठीक है ना? ये इसके कारण है। अगला आता है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। क्या इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सेस डिमांड का। सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट समझना ध्यान से। नॉर्मली अगर आपके देश में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा अलिशा? अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो अरे अभी बोला तेरे को, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ऑलरेडी लोग सारे काम कर रहे हैं, सारे रिसोर्स काम आ रहे हैं। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गौर जा। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे? हाँ, तो नॉर्मली जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो नॉर्मली जनरल प्राइसेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सिंपल सी बात है, कोई चीज कम है और मांगने वाला ज्यादा है तो जो बेचने वाला है वो प्राइस बढ़ा देगा भाई, जिसको ज्यादा जरूरत है वो ले लो। नॉर्मली होता है। मगर इसमें भी 2 कंडीशन है। एक होता है फुल एम्प्लॉयड इकोनॉमी, एक होता है अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी। क्या होता है? 2 तरह के इकोनॉमी में अलग अलग इफेक्ट। अगर आपके देश अभी भी अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी में आता है, अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी का मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उतने लोगों के पास काम नहीं है, कुछ लोग बेरोजगार बैठे हैं, अंडर एम्प्लॉयड। जितने लोग कर सकते हैं उतने एम्प्लॉयड नहीं है। और ऐसी कंडीशन में डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फैक्ट्री है पाली में मास्क बनाने की, कितने की है? एकदम से पहले 1000 मास्क बिकते थे और एकदम से 50,000 की आ गई, कोरोना हो गया। अभी मेरे आसपास में ये है ना, गरीब बस्ती में रहते हैं सब, अली आयशा और ये प्रियांश और ये सब है ना, सब बाहर है ना दरी लगा के सोच रहे थे शाम को कि यार कोई काम मिल जाए, काम मिल जाए, काम मिल जाए। अब मेरे को एकदम से 50,000 का ऑर्डर मिल गया और ये घर पे बैठे गप्पे मारे, ताश खेले। अब मैं क्या करूंगा? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयड है, ये काम कर सकते हैं मगर काम मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? इनके पास आऊंगा। मेरे को पता है निक में मैं आऊंगा, बेटा आ जाओ तुमको काम देता हूँ। इनको ले जाऊंगा फैक्ट्री में और फैक्ट्री में ले जाके इनसे मास्क बनवाऊंगा। ये तो है अंडर एम्प्लॉयड। जब लोग फ्री बैठे हैं, घर के आसपास ऐसे लोग हों तो क्या होगा? अगर अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अगर अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी और डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? जिन लोगों के पास काम नहीं था मैं उनको बुलाऊंगा, काम दूंगा, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना? ये तो होगा अंडर एम्प्लॉयड में। क्या होगा? अगर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड इकोनॉमी है, ऑलरेडी मेरे को इनको है ना काम पे लगा रखा है, कोई भी घर के आसपास कोई कहीं पे भी है ना इकोनॉमी में फ्री नहीं बैठा है, और अब डिमांड बढ़ जाए, अब डिमांड बढ़ जाए, अब क्या होगा? अब प्राइसेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अब अपने पास अपन है ना प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सब काम कर रहे हैं, तो प्राइसेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो अपन आते हैं इम्पैक्ट पे। क्या आते हैं? जनरली
जब है ना एक्सेस डिमांड होती है तो जनरल प्राइसेस बढ़ती है। क्या बढ़ती है? जनरल प्राइसेस बढ़ती है। मगर इसके भी अपन दो इंपैक्ट ले सकते हैं। पहला, अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी और फुल। अंडर एम्प्लॉयड इकोनॉमी में लोग अभी पूरे काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन जैसे ही डिमांड बढ़ेगी अपन उनको काम पे बुलाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उनको काम करवाएंगे नए लोगों से, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मगर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है तो जनरल प्राइसेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बताना बेटा, इंपैक्ट बता हालेशा। अच्छा, डिमांड बढ़ाएंगे। कैसा बढ़ाएंगे? तो उससे क्या होगा? तो क्या बढ़ेगा? हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है तो प्राइस बढ़ेगी, जनरल प्राइसेस बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला आता है डेफिशिएंट डिमांड। क्या आता है? अगर मैं बोलूं डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड का जस्ट ऑपोजिट है, तो डेफिशिएंट डिमांड की क्या डेफिनेशन होगी अलेशा? जल्दी बता, टाइम वेस्ट मत कर। हाँ बोल बेटा, जल्दी बोल जल्दी बोल। डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड, या फिर ऐसा बोल दो, सिंपल सी बात है, इस बार सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड। डिमांड तो है कम, सप्लाई ज्यादा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या ये हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। वापिस बोल रहा हूं, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड, ये है ना। इससे आता है डिफ्लेशनरी गैप। क्या आता है? इससे आता है इन्फ्लेशनरी, तो ऐसा आएगा डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप जस्ट उल्टा डायग्राम देखना, ये है एएस, ये है एडी, डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन, इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहां पे था क्या? इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी अबव। यहां पे था अबव था, बियॉन्ड अबव, और यहां पे आएगा इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना। क्लियर? दोनों में समझ में आ गया? इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये था इन्फ्लेशनरी गैप। और डिफ्लेशनरी गैप, इट इज अ गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना। इन दोनों का जो गैप है एम और एन का, ये है डिफ्लेशनरी गैप। क्या है? अपन इतने देने को तैयार है 100 यूनिट्स और मांग रहे हैं सिर्फ 50 यूनिट है। कितनी मांग रहे हैं? 50 यूनिट है। डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या आता है? डिफ्लेशनरी गैप। क्या आता है? डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या? एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल। वापस बोल रहा हूं, डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन, इट इज द गैप बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। एम और एन का डिफरेंस जो है ना, वो डिफ्लेशनरी गैप है। क्या है? इसके बाद आता है कॉजेज। क्या होंगे कॉजेज बेटा उमंग डेफिशिएंट डिमांड के? कॉजेज पूछ रहा हूं मैं, इंपैक्ट नहीं पूछ रहा हूं। वेरी गुड। इन सब में आपने बोला था इंक्रीज, अब यहाँ पे सब में आ जाएगा डिक्रीज। क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन आई, डिक्रीज इन सी, डिक्रीज इन जी, डिक्रीज इन एक्स। ये सारे पॉइंट ऊपर जो थे लिखे ना, सब उल्टा हो जाएगा। डिक्रीज इन सी, डिक्रीज इन आई, डिक्रीज इन जी, डिक्रीज इन एक्स माइनस एम, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन नेट डिस्पोजल इनकम। नेट डिस्पोजल इनकम कम क्यों हो जाएगी? जब टैक्स बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएगा पूरा। जस्ट जो इसमें लिखा था जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पे जो भी था ना इंक्रीज, यहाँ पे सब डिक्रीज। यहाँ पे क्यों बढ़ी थी मनी सप्लाई और नेट डिस्पोजल इनकम? क्योंकि अपन ने डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कर ली थी। क्या कर ली थी? नोट छापना स्टार्ट कर दिया था ज्यादा, इसलिए अपनी मनी सप्लाई बढ़ती थी। यहाँ पे उल्टा कर देंगे, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को रोक लेंगे, नोट छापना रोक देंगे, मनी सप्लाई कम होने लग जाएगी। और दूसरा, इसमें टैक्स रेट घटी थी, यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ जाएगी। जस्ट उल्टा करना है। इसका इंपैक्ट भी जस्ट उल्टा। इंपैक्ट भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा और जनरल प्राइसेस घटेगी। क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा और जनरल प्राइसेस घटेगी। जस्ट उल्टा करना है सब में। अब आता है इसका मेजर करेक्ट, मेजर टू करेक्ट। कैसे करें एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कैसे करें? सिंपल सी बात है। एक्सेस डिमांड क्यों आ रही है? एक्सेस डिमांड देख, यहाँ का और यहाँ का जो फर्क है, इसके कारण अपनी एक्सेस डिमांड चल रही है। ये चल रही है ना, एम और एन का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे है ना इन्फ्लेशन गैप का जो गैप है, इन्फ्लेशन गैप वो कम हो जाए। क्या हो जाए? यहाँ बहुत सिंपल सी बात बताऊं, एक्सेस डिमांड को सही करना है ना,
तो जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसके बराबर अपन को डिमांड को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतनी डिमांड ज्यादा है ना, इन्फ्लेशनरी गैप के बराबर डिमांड को कम करना पड़ेगा। और डेफिसिट डिमांड में क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेशनरी गैप के बराबर डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। ये इसका तरीका है सही करने का। वापिस बता रहा हूं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने का क्या तरीका है? एक्सेस डिमांड को सही करना है, इन्फ्लेशनरी गैप के इक्वल डिमांड को कम कर दो, और डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप के इक्वल डिमांड को बढ़ा दो। अब ये करेंगे कैसे? बोल तो दिया, हलवा तो ही ना बोलना कि सब पूरी देश की इकोनॉमी की डिमांड कम कर ज्यादा करना। दो तरीके हैं, दो मेजर्स हैं, पहला फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। क्या? फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल, नाम से फिस्कल आया, रुपया और हाथ में फिसल गया। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट का रुपया जो है ना वो आएगा कहां से और लगाएगा कहां से, आएगा कहां से और वापस फिर से। इसका मतलब होता है इट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर ऐसे बोलो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। क्या? इट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या आप रेवेन्यू की जगह बोल सकते हो टैक्सेशन पॉलिसी। क्या आप बोल सकते हो? लिखो फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन, इट इज अ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिख देना टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन होती है इट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और रेवेन्यू के ब्रैकेट में लिखना टैक्सेशन। इट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू के ब्रैकेट में लिखना टैक्सेशन। इट इज अ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। रुपया आएगा कहां पर और लगाएगी कहां पर, उसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? ठीक है ना? इट इज अ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का दूसरा नाम है टैक्सेशन। इट इज अ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की जगह आप टैक्सेशन पॉलिसी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ठीक है ना? अपन क्या पढ़ रहे हैं? मेजर टू करेक्ट, कैसे करेक्ट करेंगे? एक तो चीज पर जल्दी करना क्या है, इतना कम करना है, इतना बढ़ाना है, करेंगे कैसे? दो तरीके, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी। फिस्कल का मतलब फिस्कल आया और फिस्कल किस तरह से याद रखना, रुपया आया यानी रेवेन्यू और फिस्कल यानी खर्चा। इट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या होता है? टैक्सेशन, इसलिए अपन रेवेन्यू की जगह टैक्सेशन भी बोल सकते हैं। इट इज द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्या होते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के मेन एक्सपेंडिचर कहां होते हैं? एक होता है पब्लिक वर्क पर, एक डिफेंस पर, एक होता है पब्लिक वेलफेयर पर, और एक होता है सब्सिडीज पे। क्या होता है? गवर्नमेंट का मेन रुपया कहां आता है? पब्लिक के लिए काम करा, जो डिफेंस तुमको पता ही, रक्षा, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो काम करा, और लास्ट है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब तुमको पता है कोई चीज ज्यादा की आ रही है तो गवर्नमेंट थोड़ा सा रुपया अपनी तरफ से देती है। ये तो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या होता है? और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स, दूसरा पब्लिक डेब्ट यानी पब्लिक से उधार लेना जैसे एलआईसी के थ्रू, और डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होता है? नोट छापो और उसे ले लो। ये चीजें हैं इसके कंपोनेंट। अब इसको यूज लेकर डिमांड बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे? ठीक है ना? ये तो इसके कंपोनेंट। पहला था टैक्स, देखो डिमांड घटानी है, टैक्स के साथ क्या करेगा? ऐसे डिमांड घट जाएगी। हाँ, एक्सेस डिमांड में अपन एक्सेस डिमांड में टैक्स बढ़ा देंगे और डेफिसिट डिमांड में टैक्स घटा देंगे। दूसरा आता है पब्लिक डेब्ट। क्या होता है? देखो डिमांड घटानी है, पब्लिक डेब्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा? पब्लिक से जो उधार ले रहे अपन, ज्यादा लेंगे एक्सेस डिमांड में या एक्सेस डिमांड में ज्यादा लेंगे? अपन एक्सेस डिमांड है, क्यों है? क्योंकि लोगों के पास रुपया ज्यादा है। क्या तरीका है? ज्यादा उधार ले लो लोगों से, उनका रुपया अपने पास हो जाए। एक्सेस डिमांड में पब्लिक डेब्ट, एक्सेस डिमांड में बढ़ाएंगे और डेफिसिट डिमांड में, ठीक है ना? तीसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब नोट छापना। एक्सेस डिमांड है, क्या करोगे? ज्यादा नोट छापेंगे अपन, उससे क्या होगा? ऑलरेडी एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड में डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करेंगे और डेफिसिट फाइनेंसिंग में डेफिसिट फाइनेंसिंग ज्यादा करेंगे। ठीक है ना? एक्सेस डिमांड में अपन नोट छापना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे, और इसमें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो वापिस देखना, अपन आते हैं, अपन पढ़ रहे हैं एक्सेस डिमांड को डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना। दो तरीके होते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी का मतलब पता है? एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चार नाम, पब्लिक वर्क, डिफेंस, पब्लिक वेलफेयर, सब्सिडीज। और गवर्नमेंट रेवेन्यू के तीन, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इनको यूज लेकर अपन एक्सेस डिमांड और एक्सेस डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल करेंगे? टैक्स,
अगर टैक्स को बढ़ाएंगे, एक्सेस डिमांड है, टैक्स को बढ़ा दो, क्या कर दो, उससे क्या होगा, नेट डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी लोगों, क्या हो जाएगी, खर्च करने वाली और से ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। तो वापस टैक्सेस में क्या करना है, एक्सेस डिमांड में टैक्सेस को बढ़ाना है, डेफिसिट डिमांड में टैक्सेस को घटाना है। पब्लिक डेप, अगर एक्सेस डिमांड है डेप ज़्यादा लो ताकि लोगों के पास रुपया कम बचे, और डेफिसिट डिमांड में कम ले लो, पब्लिक डेप। डेफिसिट फाइनेंस का नोट छापना है, एक्सेस डिमांड है नोट छापना, स्टॉप कर दो, क्या कर दो, और डेफिसिट फाइनेंस में स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, डेफिसिट डिमांड में स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। इसके बाद पब्लिक वेलफेयर, अपन खर्चा कर रहे हैं पब्लिक पर, उससे क्या होता है, पब्लिक वर्क और पब्लिक वेलफेयर में क्या होता है, गवर्नमेंट का रुपया पब्लिक के पास आता है, क्या आता है, और उनके पास और रुपया आता है। अगर अब एक्सेस डिमांड है तो क्या करेगा, पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक वर्क पर रुपया ज़्यादा खर्च करेगा या कम करेगा, कम खर्च करेंगे। अगर एक्सेस डिमांड है तो कम खर्च करो, डेफिसिट डिमांड है ज़्यादा खर्च करो, ताकि रुपया पहुंचे गवर्नमेंट का लोगों के पास और लोग ज़्यादा खर्च कर सके। वापस पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक वर्क, एक्सेस डिमांड है तो अपन पब्लिक वेलफेयर पब्लिक वर्क को कम कर देंगे ताकि गवर्नमेंट का रुपया पब्लिक के पास नहीं पहुंचे, और डेफिसिट डिमांड में अपन ज़्यादा देंगे उनको, रुपया ज़्यादा करेंगे ताकि उनके पास रुपया पहुंचे और खर्चे खरीदे, ठीक है ना। ये है फिस्कल पॉलिसी, क्या है, और लास्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन, क्या होती है, लिखो, इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है ना। इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये अपन ने है ना, जो ये ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये पूरी पढ़ रखी है अपन सेंट्रल बैंक में। किसमें पढ़ रखी है, अपन ने पढ़ा था वर्क सेंट्रल बैंक, तो उसमें अपन ने सेंट्रल बैंक के काम पढ़े थे, उसमें एक काम आया था कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्या पढ़ा था, उसमें दो मेजरमेंट पढ़े थे, क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आया था बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट पढ़ी थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और इसमें आया था मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें सब चीज अपन ने सेंट्रल बैंक में पढ़ रखी है। किसमें पढ़ रखी है, सेंट्रल बैंक का जब अपन ने काम पढ़ा था उसमें पूरी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में, ठीक है ना। इसमें सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या है, एक्सेस डिमांड है, बैंक रेट को बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड है, बैंक रेट को घटा दो। एक्सेस डिमांड है तो अपन बाय करेंगे शेयर्स को, क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड में, और डेफिसिट डिमांड में अपन सिक्योरिटीज और शेयर को सेल करेंगे, क्या करेंगे। एक्सेस डिमांड है, CRR बढ़ा दो, क्या कर दो, डेफिसिट डिमांड है, CRR घटा दो। एक्सेस डिमांड है, SLR बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड में XLR घटा दो। एक्सेस डिमांड है, रेपो रेट, रिवर्स रेट बढ़ा दो, और डेफिसिट डिमांड है, एक्सेस, सब में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसके कंपोनेंट क्या है, दो है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। क्या आती है, रेपो रेट एंड, और क्वालिटेटिव में क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगला रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल प्रेशर, ठीक है ना। अब इस वापस बता रहा हूं, बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। क्या देती है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। जब एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ा देंगे, डेफिसिट डिमांड में बैंक रेट घटा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग of government securities and bond in open market by central bank on the behalf of government। वापिस देखना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल करती है ओपन मार्केट में। किसमें, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड फ्रॉम ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जब एक्सेस डिमांड हो तो अपन क्या करेंगे, अपन बेचेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड में अपन बेचेंगे ताकि है ना लोगों के रुपए अपने पास आ जाए, और डेफिसिट डिमांड में अपन बाय करेंगे। एक्सेस डिमांड में अपन ज्यादा से ज्यादा सेल बेचेंगे, गवर्नमेंट के शेयर बेचेंगे ताकि उनके पास चले जाए शेयर, पब्लिक के पास, अपने पास आ जाए रुपया। और डेफिसिट डिमांड में उनका रुपया नहीं है तो अपन उनके शेयर बाय कर लेंगे, ठीक है ना। CRR, एक्सेस, CRR का मतलब होता है हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है। कहां पड़ता है, उस परसेंटेज को होता है CRR। क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड है तो CRR बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड है CRR घटा दो। SLR का मतलब है हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट खुद के पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है,
उसको उदाहरण में नहीं दे सकते अपन। तो एक्सेस डिमांड होगी तो एसएल बढ़ा देंगे, डेफिसिट डिमांड होगी तो अगला आता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट भी वही होती है जो है ना बैंक रेट होती है, बस बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होती है शॉर्ट टर्म के लिए। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? और रेपो रिवर्स रेपो रेट उल्टा, अगर कमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा रुपया पड़ा है और वो बैंक के पास जमा करती है सेंट्रल बैंक के पास, उसके बदले में सेंट्रल बैंक इस बार उनको है ना इंटरेस्ट दे रही है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? तो जब एक्सेस डिमांड हो दोनों को बढ़ाओ और डेफिसिट डिमांड दोनों को घटाओ। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर आप लोन लेने जाते हो किसी बैंक के पास और उसके बदले में सिक्योरिटी रखते हो, क्या रखते हो? तो पूरा रुपया नहीं मिलता आपको, कम रुपया मिलता है। जो डिफरेंस है ना किसका? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन। क्या? द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन में जितना रुपए दिया और उसके बदले में जो सिक्योरिटी ली उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं? एक्सेस डिपार्टमेंट एक्सेस में बढ़ाएंगे, डेफिसिट में घटाएंगे। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है अपन कोटा सेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोटा लिमिट सेट कर लेते हैं। जब एक्सेस डिमांड होती है क्या होती है? तब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को बोलती है कि हर एक सेक्टर के लिए, हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए कोटा सेट कर लो। क्या कर लो? एजुकेशन सेक्टर को इतना लोन देना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इतना लोन देना है। और जब डेफिसिट डिमांड होती है तो उस कोटे को हटा देते हैं, कोई लिमिट नहीं देते, जितना देना होता है दे दो। तो एक्सेस डिमांड में अपन है ना कोटा को लिमिट सेट कर लेते हैं और डेफिसिट डिमांड में कोटा लिमिट हटा देते हैं। और लास्ट है मॉरल प्रेशर। क्या है? जब एक्सेस डिमांड होती है तो गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल बैंक कहती है कमर्शियल बैंकों को सोच समझकर, कॉशियस होकर लोन दो और किसी को लोन मत दो। और जब डेफिसिट डिमांड होती है तो इस मॉरल प्रेशर को हटा देते हैं। ठीक है ना? ये पूरा है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। कल पूछूंगा वापस, ठीक है?